हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो 23 तारीख यानी 23 जुलाई 2022 यानी जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन डाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट जो पेपर है अपना उसी दिन का 23 जुलाई का 2022 का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसको सॉल्व करा रहे हैं। और आपको मैंने बताया था, ये भी बता दिया था कि जो पेपर होगा एकदम पूरे जो क्वेश्चन होंगे व्याख्या सहित हल किए जाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे क्योंकि लिख रहा है क्या, व्याख्या सहित हल। और इसमें क्या क्या रहेगा, L2 का पेपर रहेगा और रीट के यानी PYQ है ना। और पेपर हुआ था आपका 23 जुलाई 2022 को और शिफ्ट थी आपकी सेकंड। तो इसमें पूरे व्याख्या सहित आपको जो क्वेश्चन हैं उनके हल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इससे पहले जो प्रश्न पूछे गए थे और जो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था वो अच्छे से आपको पसंद भी आया होगा। उसी प्रकार से सेम उसी पैटर्न के आधार पर मैं पूरे क्वेश्चन को, जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों की व्याख्या सहित आपको हल बताऊँगा, जिससे क्या है एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन और तैयार हो सकें। तो शुरुआत करें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या आया था सेकंड शिफ्ट में, ये क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन पढ़ो पहले। सबसे पहले हमें कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देते समय सबसे पहले हमें मन को एकदम शांत रखना है। उसमें अगर आप थोड़ा भी अगर हेजिटेशन या घबराहट पैदा होती है तो इसका मतलब आपका पेपर है वो सही नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को सेंटर में रखो पेपर देते समय, है ना। अब देखो, पहला क्वेश्चन आया था LED का पूरा नाम। किसी ने तो डायरेक्ट ही लाइट एमिटिंग की जगह ये देख के और पहले ही ऑप्शन कर दिया होगा, लेकिन इसमें पूरा ऑप्शन चारों पढ़ने हैं। देखो, लाइट एमिटिंग डॉल, ठीक है, लाइट एमिटिंग डॉल। दूसरे ऑप्शन में लाइट एमिटिंग डायनामो। तीसरे में है ड्रम यानी लाइट एमिटिंग ड्रम। चौथे में है लाइट एमिटिंग डायोड। अब आपको LED की जो फुल फॉर्म है वो एकदम राइट तो क्या हो जाएगी, क्योंकि LED में क्या होते हैं, डायोड लगे होते हैं, इसलिए क्या होगा, डायोड। ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, D नंबर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, D नंबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन आपको जितने क्वेश्चन हैं वो एकदम केयरफुली पढ़ने हैं, जब भी आपको क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखो कितना सरल पेपर आया था, 10th क्लास की बुक से आया था डायरेक्ट, कि विद्युत सेल परिवर्तित करता है। अब देखो, आप जानते हो कि सेल में क्या होता है, वो काला काला सा चूर्ण होता है ना, क्या काला काला सा चूर्ण। आप सभी ने देखा होगा सेल को, अंदर से जब फोड़ते हैं तो काला काला सा चूर्ण बना रहता है उसमें। और वो क्या है, एक केमिकल होता है। क्या होता है, केमिकल। तो आप डायरेक्ट इसी से समझ लेना चाहिए आपको कि विद्युत सेल है, सेल में क्या होते हैं, केमिकल, और केमिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक। तो आंसर तो यहीं से मिल गया, लेकिन आपको ये चारों ऑप्शन और बताने हैं। देखो, पहला ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब इसमें से आपको सही बताना है विद्युत सेल किसको परिवर्तित करता है। तो पहला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब देखो, इसका राइट आंसर तो आपको देखने को कौन सा मिल जाएगा, राइट आंसर। वो राइट आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया रासायनिक है, तो रासायनिक मतलब केमिकल भरा होता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य वो कौन करेगा, विद्युत सेल। अब देखो बाकी 3 ऑप्शन क्या हैं उनको भी देखते हैं, क्योंकि आपको वो भी तो आने चाहिए। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो पहले ऑप्शन का अर्थ क्या होगा और इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यानी पहला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरेटर। क्या, जनरेटर। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है लेकिन 3 एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं। तो अगर जनरेटर आ जाए तो आपको वो करना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और दूसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी जो हमारे घरों में लाइट की जो सप्लाई होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कौन करता है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, मोटर। क्या लिख देंगे,
मोटर, क्योंकि मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन मैंने बता दिया, सेल, विद्युत सेल परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और चौथा है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? लाउड स्पीकर। क्या लिख देंगे? लाउड स्पीकर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ आपके क्वेश्चन है वो 3 और कंप्लीट हो गए, और आपको ये जो एक ऑप्शन है उसके अलावा 3 ऑप्शन इसको देखने में आपको मज़ा भी आया होगा, क्वेश्चन भी याद हुए होंगे। इसीलिए हम पूरा जो पेपर सॉल्व कराते हैं वो पूरे 4 ऑप्शन हैं उनका डिस्क्रिप्शन करके पूरा कंप्लीट कराते हैं। और जब भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों का मतलब क्या है कि उनको एक क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन मिलते हैं तो उनके लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि अगले एग्जाम में क्या पता इनसे संबंधित ही कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो ये तो क्वेश्चन आपका इससे पहले भी आया था, यानी इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी आया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। मैंने बताया था उसमें, ऐसे बताया था ना, ऐसे सूर्य बताया था और ग्रह बताए थे उसके। तो यहाँ तो क्या था? सूर्य था। अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? बुध से। मैंने बताया था बुध से, फिर एक छोड़ते चलो, बुध के बाद बृहस्पति छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। फिर शुक्र के बाद क्या आ जाएगा? शनिवार छोड़ेंगे तो रविवार को क्या रहती है? पृथ्वी। क्या रहती है? पृथ्वी। अब ये संडे हो गया। फिर मंडे छोड़ेंगे, ट्यूसडे यानी मंगल के बाद बुध छोड़ो, बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ो, शनि के बाद रवि छोड़ देंगे, फिर आएगा क्या? सोम। तो यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट अरुण, लास्ट आ जाएगा कौन सा? वरुण। इस प्रकार से आपको ये पूरे ग्रह हो गए। अगर आपसे ऐसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह कहाँ पे होगा, कौन कौन से ग्रहों के बीच होगा, तो देखो अलग मैं एक लाइन से आपको डिनोट करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे होगा आपका कौन सा? क्षुद्र ग्रह, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? क्षुद्र ग्रह। मैं लिख देता हूँ क्षुद्र ग्रह, जिसको दूसरे नाम से किसके नाम से जाना जाता है? बौना ग्रह। ठीक है, अब देखो, अब इस जो मैंने डायग्राम बनाया है उनके अनुसार आप देख लो क्रम कौन सा है। और ये सूर्य से दूरी पूछ रहा है तो सूर्य से दूरी इधर से ही होगी, तो यहाँ से देख लो। सबसे पहले कौन सा आएगा? बुध। फिर बुध के बाद शुक्र। देखो ऑप्शन में देखो, बुध के बाद शुक्र। इसमें पहले शुक्र आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अब देखो बुध के बाद शुक्र, बुध के बाद पृथ्वी, ये गलत हो गया, क्योंकि बुध के बाद क्या आना चाहिए? शुक्र आना चाहिए। इसके अनुसार हमने बनाया है शुक्र आना चाहिए। अब शुक्र के बाद पृथ्वी इसमें आ रही है, इसमें पृथ्वी नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन कट गया, है ना। और 2 ऑप्शन पहले ही कट गए, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ आपको पूरा संपूर्ण रूप से ग्रहों के बारे में सब जानकारी प्राप्त हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला था और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इसमें भी मिला है ना। तो ये कह रहा है चावल की जो डंडियाँ होती हैं, चावल की जो धान की खेती होती है, तो उसमें जो चावल की डंडियाँ होती हैं उसको पृथक्करण करने में प्रयुक्त प्रक्रम कौन सा होता है? तो आप सब जानते हैं क्या होती है? थ्रेसर। क्योंकि गांव के सब किसान हैं, सब जानते हैं कि जो भूसा है वो किसके द्वारा निकलता है? थ्रेसिंग के द्वारा। और देखो मैंने इससे पहले चावल यानी धान से संबंधित 2-3 क्वेश्चन भी बताए थे कि जो धान की खेती है, किसकी? धान की खेती। तो धान की खेती में एक तो पाई जाती है कौन सी? मार्स गैस। कौन सी? मार्स गैस, जिसको क्या कहते हैं? पंख गैस कहते हैं ना, पंख गैस। पंख गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है, दलदली क्षेत्रों में और जहाँ पर पानी की मात्रा है वो अधिक होती है, और ख़ासकर धान की खेतियों में ये अक्सर देखने को मिलेगी आपको। अब यहाँ पे लिख देंगे फिर गैस कौन सी होगी? मीथेन। कौन सी होगी? मीथेन। ठीक है, अब ये ऑप्शन हो गया थ्रेसिंग। अब देखो इसमें कह रहा है चालन विधि, हस्तचयन विधि, निष्पादन विधि, इनमें से कोई है नहीं, तो ऑप्शन आपका डायरेक्ट कौन सा बच गया? थ्रेसिंग। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? थ्रेसिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
ये भी देखो सेम उसी तरह से है। ये कह रहा है आपका समुद्री जल से, देखो समुद्र में जो जल होता है ना, और उसमें से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद कौन सा होगा। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जल क्या होता है, द्रव होता है। जल क्या होता है, द्रव होता है। और द्रव के लिए यानी द्रव का जब बाष्पन होगा तो नीचे जो शेष बचेगा वो आपका क्या बचेगा, नमक ही तो बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा, नमक, जिसको क्या कहते हैं अपन, साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। तो अब देखो क्या हो गया, द्रव था, और द्रव में क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बाष्पन, और बाष्पन के द्वारा जो शेष वस्तु बचेगी वो क्या बचेगा, हमारा साधारण नमक। तो यही तो पूछ रहा है कि समुद्र के जल से अगर साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद कौन सा होगा, तो इसमें से बाष्पन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बाष्पन। आशा करता हूँ आज ये क्वेश्चन है 5 नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल है ना, देखो आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन भी रीट में देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर कहीं पे भी पढ़ रहे हैं और कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लिखा आ जाए, कौन सा, कैलामाइन। कौन सा, कैलामाइन। अगर ये शब्द आ जाए तो आप डायरेक्ट आगे लिख देंगे जिंक। क्या लिख देंगे, जिंक, है ना। कैलामाइन जिंक का क्या होता है, अयस्क होता है। क्या होता है, अयस्क होता है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो चींटी के काटने के प्रभाव को। अब आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि चींटी जब काटती है तो उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो अम्ल कौन सा होगा, तो ये तो होगा, सब जानते हैं कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होगा, फॉर्मिक अम्ल। लेकिन चींटी हमको काट तो गई, अब जो फॉर्मिक अम्ल है उसको हमें नेगलेक्ट करना है, यानी उदासीन करना है। क्या करना है, बराबर करना है, जिससे हमें कोई पीड़ा ना हो। तो क्या करेंगे, तो देखो ये कह रहा है उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलामाइन विलेन। देखो कैलामाइन आ गया तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्या आना चाहिए, जिंक में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। अब जब चींटी खा जाती है तो उसको उदासीन करने के लिए हम त्वचा में कौन सा जो विलेन है वो लगाएं, ताकि पदार्थ है वो क्या हो जाए, उदासीन हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार की शरीर में दर्द पीड़ा न हो। तो देखो कैलामाइन आते ही डायरेक्ट जिंक देख लो, तो जिंक इसी में मिल रहा है, तो जिंक कार्बोनेट। तो कौन सा विलेन लगाएंगे, जिंक कार्बोनेट। कौन सा विलेन लगाएंगे, जिंक कार्बोनेट। तो आपको आंसर कौन सा मिल गया, सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ना कि मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऑप्शन तो आपकी किसी की हिम्मत नहीं है कि क्वेश्चन ऑप्शन है वो गलत हो सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो पक्का आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको अच्छे भी लग रहे होंगे, और अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सभी दोस्तों के पास आपके चैनल जो कोई भी चैनल बन रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, कोई भी, उसके सब पे स्टेटस लगा दो इनको, क्योंकि आपको सबसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, आपको प्रीवियस क्वेश्चन और इससे आगे आने वाले क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। अब देखो 7 क्वेश्चन, देखो आप कितना अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर। तो आपको क्या करना है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, तो देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड। और जैसे कि आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, सब जानते हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है जिसे क्या कहते हैं, एसिड रेन। क्या कहते हैं, एसिड रेन। उसके लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, SO2, सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखना। क्या कि सबसे पहला क्वेश्चन कि अम्ल वर्षा, जिसे एसिड रेन कहते हैं ना, अम्ल वर्षा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, या खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता। तो अम्ल वर्षा का खोजकर्ता है वो कौन है, खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पे लिख देंगे R.A. स्मिथ। कौन सा, R.A. स्मिथ।
देखो आपको पूछा तो क्या था, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड, वो तो मैंने बता दिया कौन सा, SO2 हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको अलग से मिल गया, क्या एक और मिलेगा, देखो भाई, अम्ल वर्षा की खोज करता RA स्मिथ, क्या RA स्मिथ, किसके, एसिड-रेन यानी अम्ल वर्षा के। अब आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको देखो, आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं, रेलवे में पूछा था कि जो अम्ल वर्षा होती है ना, अम्ल वर्षा होती है तो वो जो ताजमहल है, क्या है अपना ताजमहल, उसका रंग है वो फीका कैसे पड़ रहा है, फीका। तो इसमें कंपनी का नाम पूछा था, किस कंपनी के कारण ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ता जा रहा है। तो कंपनी बता दूं मैं, कौन सी, मथुरा रिफाइनरी, यहाँ पे कौन सी, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी। इस कंपनी के कारण, इस कंपनी के द्वारा जब प्रोडक्ट कोई बनाए जा रहे हैं इसमें, तो इसके द्वारा जो गैस निकलती है वो SO2 के कारण बनती है, और उस कारण ताजमहल का जो रंग है वो क्या होता जा रहा है, फीका पड़ता जा रहा है। तो आपसे देखो एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो हो गए अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, तो SO2 हो जाएगा। फिर अम्ल वर्षा की खोज करता कौन है, तो RA स्मिथ। फिर पूछे किस कंपनी के कारण ये रंग है वो फीका पड़ रहा है, तो मथुरा रिफाइनरी के कारण। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल गए आपको। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं अच्छे से बताऊंगा, इसको ध्यान से गौर से सुनना। और आपके पास अगर जैसे कोई नई नोटिफिकेशन मिले तो उसको ज़रूर अपनी कॉपी में ऐड करना है। तो देखो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म। इसमें से कौन सा है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो सबसे पहले इसका आंसर तो मैं लगा देता हूँ, देखो कौन सा, बेकिलाइट और मेलेमाइन, बेकिलाइट और मेलेमाइन। अब इसमें ये ऑप्शन क्यों होगा, अब इसका कारण जान लेते हैं। तो देखो पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्लास्टिक, किसकी, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक आप जानते हैं कितनी होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, थर्मोप्लास्टिक, कौन सी, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। 2 प्लास्टिक हो गई। अब थर्मोसेटिंग में कौन कौन सी आते हैं, थर्मोसेटिंग को सबसे पहले कहते तो हम क्या हैं इसको, थर्मोसेटिंग को कहते हैं ताप द्रण, ताप द्रण, क्या कहते हैं, ताप द्रण। अब ताप द्रण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जब ताप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं ताप द्रण, है ना। और इसके उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण कौन से हो जाएंगे थर्मोसेटिंग के, बेकिलाइट, कौन से, बेकिलाइट, दूसरा हो जाएगा कौन सा, मेलेमाइन, बेकिलाइट और मेलेमाइन। ये तो हो गए थर्मोसेटिंग के। अब थर्मोप्लास्टिक के देखो, इसको कहते हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे, इसको कहते हैं ताप सुनम्य, कौन सी, ताप सुनम्य, कौन सी, ताप सुनम्य। ताप सुनम्य क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब ताप बढ़ाते हैं तो इसके आकार में क्या हो जाता है, चेंजेबल हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये तो हो गई थर्मोप्लास्टिक। ऐसे समझ लो आप, प्लास्टिक होगी वो क्या होगी, आकार में ढल जाएगी, और जो थर्मोसेटिंग है वो क्या है, वो क्या होगी, आकार में परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं करेगी। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो आपको अब थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, देखो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण देख लो। ये एक तो हो जाएगा कौन सा, पॉलीथीन, सब जानते हैं पॉलीथीन, एक तो हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन। दूसरा हो जाएगा क्या, PVC, कौन सा,
पीवीसी। तो ये तो हो गए थर्मोप्लास्टिक के। कौन से? पॉलीथीन आकार में डल जाती है, पीवीसी ये भी आकार में डल जाती है, और ये थर्मोसेटिंग हो गई। तो आशा करता हूँ आपको प्लास्टिक से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहा होगा और सब समझ में आ गया होगा। इसीलिए और अपने दोस्तों के पास सभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको सभी को शेयर करो और सभी बच्चों को बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 9। तो 9 नंबर क्या कह रहा है आपके लिए? ये कह रहा है किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या कह रहा है? किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीय वाला ईंधन, सर्वाधिक ऊष्मीय वाला ईंधन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक जो ऊष्मीय वाला ईंधन है वो तो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन सर्वाधिक ऊष्मा देने वाला ईंधन। ध्यान रखना है कौन सा होगा? हाइड्रोजन। कौन सा होगा? हाइड्रोजन। अब देखते हैं इससे संबंधित, यानी ये ऑप्शन है, इनसे संबंधित थोड़ी और जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखना कौन कौन से। कि एक तो हो जाएगा स्वयं जलने वाली गैस किसको कहते हैं? तो यहीं पे लिख दूँगा मैं, यहीं पे लिख दूँ स्वयं जलने वाली गैस। स्वयं जलने वाली गैस, जलने वाली गैस। ठीक है, कौन सी? हाइड्रोजन। अब दूसरी जलाने वाली, जलाने वाली गैस, जलाने वाली भी गैस कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी ऑक्सीजन। कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन। फिर एक और आग बुझाने वाली, यानी बुझाने वाली, बुझाने वाली, बुझाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी CO2। अब देखो एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा मिल गए। कौन कौन से? तो ये क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई की सर्वाधिक ऊष्मीय इकाई कौन सी होगी? तो हाइड्रोजन होगी। अब देखो अगर ऐसे पूछे कि स्वयं जलाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन, यानी जलाने वाली नहीं, जलने वाली, स्वयं जलने वाली, और दूसरों को जलाने वाली ऑक्सीजन, है ना, ये वाली, और बुझाने वाली CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें, देखो कलर चेंज करके आपको एक चीज़ और बता रहा हूं इसमें, कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन, इसकी खोज की बात करें, अगर ऐसे पूछे कि हाइड्रोजन गैस है उसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हेनरी, क्या लिख देंगे? हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश। क्या लिख देंगे कि हाइड्रोजन है, स्वयं जलने वाली गैस है, और खोज है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, और जलाने वाली ऑक्सीजन और बुझाने वाली CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस समूह में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय, दोनों चीज़ बतानी है। एक तो क्या है? एक कोशिकीय होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए यूकैरियोटिक। तो कौन सा होगा इसमें? आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, है ना। तो ऑप्शन है आपका हो जाएगा प्रोटिस्टा। ये आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये दोनों जो अलग से टॉपिक है ना, सेल वाला, कौन सा? सेल वाला, सेल डिवीजन। तो उसमें आता है कि जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है वो कौन सा हो जाएगा? प्रोटिस्टा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो क्या कह रहा है। कौन से, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? और इससे पहले भी क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, क्या बताया था उसमें? कि उसमें बता रहा था खाली पर्टूसिस, है ना, मैंने बताया था पर्टूसिस, पर्टूसिस। अगर पर्टूसिस शब्द आ जाए तो समझ लो क्या है वो? काली खांसी। कौन सी हो जाएगी? काली खांसी। अब देख लो इसमें पर्टूसिस कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? कौन से में दिख रहा है बताओ?
तो मेरे को दिख रहा है पहले ऑप्शन में, कौन सा, बॉर्डिटिला पर्टुसिस। दूसरा ऑप्शन है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये क्या है, डीपीटी का, टी का है, डीपीटी है ना। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये क्या है, इसको कहते हैं कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग, है ना। फिर है निसेरियाई गोनोरियाई, ये क्या है, ये सेक्सुअल डिजीज है, यानी ये इसको कहते हैं निसेरियाई गोनोरियाई को, इसे सूजाक रोग भी कहा जाता है। कौन सा, सूजाक रोग, सूजाक रोग भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियों में कौन से प्रकार की, जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं वो कौन से प्रकार की होती हैं। मानव की त्वचा है ना, वो श्वेत ग्रंथि होती हैं, वो कौन से प्रकार की होती हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है एपोक्रैम। कौन सा, एपोक्रैम। ये देखो, ऐसी क्वेश्चन है ना, इनको डायरेक्ट याद रखो, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, है ना, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लो कि अगर ऐसे पूछे कि मानव में श्वेत ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की होती हैं, तो एपोक्रैम प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विटामिन डी, विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है, विटामिन डी को क्या कहते हैं अपन, कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला रोग। आप सबसे पहले विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, इन सब के बारे में बता देता हूँ क्या क्या है इनके बारे में। देखो, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ए के बारे में। ए के बारे में जिसे कहते हैं रतौंधी। कौन सा, रतौंधी, है ना। इसको और नाम से बात करें तो जीरोप्थैलेमिया और क्रेटोमलेशिया इसके अन्य नाम है ना, जीरोप्थैलेमिया और क्रेटोमलेशिया, क्योंकि इसमें क्या है, रतौंधी रोग होता है जब आँखें हैं वो सूखी सूखी हो जाती हैं। फिर है विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, जिससे क्या है, दांतों की जो इनेमल पे ना खून सा आने लगता है, वो क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स, अब इससे संबंधित आपको 4 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। कौन सा, रिकेट्स रोग। अब इसको कहते हैं, देखो, धूप की विटामिन। फिर दूसरा शरीर में बनने वाली विटामिन। कौन सी, शरीर में बनने वाली विटामिन। फिर तीसरा शीघ्रता से बनने वाली विटामिन। तो 4 क्वेश्चन हो गए। एक तो धूप की विटामिन, शरीर में बनने वाली विटामिन, शीघ्रता से बनने वाली विटामिन और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। अब विटामिन ई, देखो विटामिन ई है, इसे सुंदरता की विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता। अगर ऐसे पूछे कि आपको किस सुंदरता की विटामिन किसको कहा जाता है, तो कौन सी हो जाएगी, विटामिन ई, क्योंकि आजकल इसका ट्रेंड भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा विटामिन ई की कैप्सूल चल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ना। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, सभी के पास, और सभी स्टेटस पे लगा दो आप, स्टेटस इंस्टाग्राम फेसबुक सभी पे लगा दो, है ना। रील में पोस्ट में सब में डाल दो, जिससे आप सब बच्चे हैं वो इस जो जानकारी है वो उसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन से प्राणी में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहले तो देखेंगे मुकुलन दिमाग में आते ही डायरेक्ट क्या आना चाहिए, हाइड्रा, है ना। और फिर कह रहा है अलैंगिक, तो अगर आपके एक चीज़ दिमाग में आ गई तो दूसरी तो अपने आप ही आ जाती है। तो कौन से प्राणी में मुकुलन, अब मुकुलन आप जानते हैं हाइड्रा में, तो हाइड्रा क्या होगा, अपने आप ही अलैंगिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इससे संबंधित और क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि अमीबा, है ना, अमीबा के बारे में बताएं, तो अमीबा होता है द्विविखंडन। अमीबा क्या होता है, द्विविखंडन।
अमीबा क्या होता है? द्विविखंडन। फिर प्लाज्मोडियम, फिर इसके बाद देखो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? इसमें पाया जाता है बहुविखंडन। कौन सा पाया जाता है? बहुविखंडन। यहाँ पे लिख देंगे कौन सा? बहुविखंडन। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम, क्योंकि जब भी तो बहुविखंडन के कारण ही तो शरीर में जो बुखार है वो आ जाता है। क्योंकि तुरंत ही ये शरीर में प्रवेश करते ही प्लाज्मोडियम के जो जीवाणु हैं वो प्रवेश करते ही अपने विखंडन है वो शुरू कर देते हैं, और एक और दो में नहीं, बहुत सारे विखंडन शुरू कर देते हैं। इसीलिए बीमार व्यक्ति हो जाते हैं। अब फिर कौन सा मैंने बताया था अभी? हाँ, प्लाज्मोडियम। और ठीक है, हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकुलन के कारण है ना, अलैंगिक जनन पाया जाता है इसमें। फिर आगे आपका देखो लीशमैनिया। लीशमैनिया, यहाँ पे अलग से मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। देखो अलग से आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि अगर आपसे पूछे कि तर्कु रूपी शैवाल तो ये पाए जाते हैं। देखो एक तो पाया जाएगा स्पायरोगायरा। फिर दूसरा पाया जाएगा यूथेलिक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि तर्कु रूपी शैवाल में क्या क्या पाए जाते हैं? स्पायरोगायरा और दूसरा यूथेलिक्स। ये ध्यान रखना है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन, देखो हार्मोन पूछ रहा है, कौन सा हार्मोन है वो अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? किसको करता है? अंडाशय में जो अंडाणु होते हैं उनको परिपक्वन में नियंत्रण करता है। कौन सा करता है? तो इसका बताना है आपको। सबसे पहले मैं देखो इसका मैं बारी बारी से सब ऑप्शन बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है ना वो तो कौन सा हो जाएगा? FST। पूरा चीज़ बताऊंगा मैं ये क्या है, क्या लफड़ा है। तो सबसे पहले FST के बारे में बात करें तो FST होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि FST है ना, तो फॉलिकल, कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर दूसरा है TSH का नाम होता है, TSH का क्या होता है? थायराइड। अरे मास्टर तेरे को ये भी नहीं लिखना आ रहा है क्या? थायराइड को प्रेरित करने वाला हार्मोन। अगर आपसे वैसे पूछे कि थायराइड को प्रेरित कौन करता है तो कौन करता है? TSH हार्मोन। फिर आपसे पूछे ADH क्या है? देखो इसका भी ADH। अगर सबसे पहले ADH की अगर मात्रा बढ़ती है, ADH की मात्रा बढ़ने पर देखो ADH अगर कम होता है तो क्या होता है? मूत्र की दर में क्या होती है? वृद्धि। अगर आपके शरीर के अंदर अगर ADH कम है ना तो बार बार क्या आता है? मूत्र आता है। और अगर बार बार मूत्र आता है तो आपको बीमारी है वो कौन सी रहेगी? डायबिटीज, जिसको कहते हैं डायबिटीज। देखो डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सी? इंसिपिडस। ये बीमारी आपको होती है अगर ADH की कमी होती है तो, है ना। कौन सी होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। अब बचा कौन सा? डी ऑप्शन है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन, है ना। वृद्धि में सहायक हार्मोन।
वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? GH हार्मोन। तो एक ऑप्शन आपका सही कौन सा तो हो जाएगा? पहला ऑप्शन FST यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अंडाशय में जो अंडाणु हैं उनको परिपक्वन को नियंत्रित करता है। और इसके अलावा मैंने तीनों ऑप्शन बचे थे उनके बारे में भी बता दिया। तो आशा करता हूँ अच्छे से आपके समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको वैसे तो सब आप जानते हो लेकिन फिर भी एक बार देखना। यौन संचारित रोग का उदाहरण देखना है। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, है ना। तो अब देखो यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानते हैं कैंसर। कैंसर सबसे पहले लिख देंगे असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग होता है। तो ये क्या है? यौन संचारित तो नहीं हुआ। फिर टीबी, ये क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, सॉरी ट्यूबरकुलोसिस, है ना। क्या कहते हैं, हाँ ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। तो ये तो क्या हो गया? जीवाणु हो गया, जीवाणु से, है ना। अब गोनोरियाई, ये भी क्या हो गया? इसको मैंने अभी बताया था कि सूजक रोग भी कहते हैं, यानी सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल डिजीज इसको कहते हैं। और कैंसर कौन सा हो गया? कैंसर कौन सा हो गया? असंक्रामक रोग, यानी किसी के स्पर्श होने से ये रोग नहीं होता है, इसीलिए इसको असंक्रामक रोग भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी यौन संचारित रोग कौन सा आ जाएगा? गोनोरिया रोग। और इससे संबंधित देखो आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। नंबर 1, निषेचन। निषेचन, मानव में निषेचन कहाँ पे होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन देखो अभी आया था, ये आया था, ऐसा पूछा था कि मानव वीर्य का त्याग, मानव वीर्य का त्याग कौन से भाग में होता है? कौन से भाग में होता है? तो ये कौन से भाग में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है उसमें बताया था, तो उसमें राइट आंसर आपका माना था कौन सा? सर्विक्स भाग, सर्विक्स भाग बताया था। क्या बताया था? सर्विक्स भाग बताया था। मानव वीर्य का त्याग है वो कौन से भाग में किया जाता है? सर्विक्स भाग में किया जाता है, ठीक है। जो चिकना होता है वो सर्विक्स भाग होता है, उसमें क्या होता है? त्याग किया जाता है मानवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। खरीफ की फसल का उदाहरण। देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और आप खरीफ की फसल ध्यान रखना, खरीफ की फसल का उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? खरीफ के कह रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि खरीफ का फसल का उदाहरण कौन सा रहेगा? चना है, मटर है, मक्का है, अलसी है। तो खरीफ रहेगी कौन सी? मक्का रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको आप, मैंने कहा था कि क्या कहा था, देखो इससे पहले भी बताया था कि इसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। क्या लगाएंगे? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन है वो थोड़ा बच्चे के दिमाग को देखने के लिए ऐसे डाले जाते हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से पहले। एक बल एफ, ये बार लिख दिया है, एक बल एफ किसी क्षेत्र को दर्शा दिया है, ए से लग रहा है, यानी एफ बल है ए क्षेत्र से लग रहा है क्षेत्र पर। यदि बल को दोगुना करें, क्या करें? यहाँ पे लिख देता हूँ एफ, ये तो हो गया आपका कौन सा बल हो गया? फोर्स, यानी बल को तो दोगुना कर रहा है, क्षेत्रफल को आधा, इसको कहते हैं एरिया, इसको कर रहा है आधा। तो परिणामी दाब, प्रारंभिक दाब का कितना होगा? अब आप जानते हैं कि दाब को किससे कहते हैं? प्रेशर। P बराबर किससे कहते हैं? P बराबर F/AC, F/AC। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि अगर बल को तो मैं कर दूं दोगुना, ठीक है, और जो क्षेत्र है उसको कर दूं मैं आधा, ये कह रहा है। अब देखना मैंने आपको ये भी बताया था कि बटे में
संख्या अगर बटे के बटे में और हो तो संख्या है वो नीचे वाली क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी नीचे वाला अंक है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ये तो क्या था f, ये अपॉन में क्या था a। अब देखो 2 तो ऐसे की ऐसी रहेगा ऊपर ही। अब ये नीचे 1 है, इसके बटे में 1 था वो तो हट गया, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया ऊपर 2। तो अब 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और आप जानते हैं कि F अपॉन A क्या होता है, प्रेशर होता है। ये तो एज इट इज रहेगा। ये अगर एज इट इज है तो इसमें सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 का मल्टीप्लाई का मतलब 4 गुना, क्या हो जाएगा 4 गुना। देखो डायरेक्ट लगभग 80% बच्चे डायरेक्ट 1/4 लगाते हैं। इसको ऐसे सॉल्व किया करो, क्योंकि 1/4 का मतलब आप नीचे ही गुणा कर देते हो उसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये फर्स्ट शिफ्ट में सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला था और इसमें भी है। क्या है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है तो इसका दूसरा सिरा है वो कैसा होगा। तो दूसरा सिरा मैंने बताया था इससे पहले, जो मैंने पेपर हल कराया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें बताया था कि ये कभी भी ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, लकड़ी क्या होती है, एक तो होती है विद्युत की, क्या होती है विद्युत की कुचालक, और ऊष्मा की कुचालक। तो अब बताओ अगर कुचालक है तो सिर्फ उसका एक ही सिरा तो ठंडा रहेगा, जहाँ पर आइसक्रीम में डूबी हुई है वो दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, डी हो जाएगा। और मैंने बताया था संवहन है वो किस में होता है, द्रव और गैस में होता है, द्रव और गैस में होता है। और फिर बताया था कौन सा, विकिरण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फिर है चालन विधि में क्या बताया था मैंने, ठोसों में जो होने वाली विधि है, ठोसों में प्रयोग करने वाली विधि कौन सी है, चालन विधि। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो है ना, ये और आपको सॉल्यूशन है वो मैं करा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा होगा। सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस और सभी चीज़ पर लगाइए इसको, ताकि बच्चों को सभी को पता चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा क्या होता है, एक तो आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा और बिंब के बराबर होगा। इसमें कौन सा देखो, एक तो कौन सा होगा, आभासी। देखो आभासी, इसमें भी आभासी है, ये वास्तविक दोनों कट गए क्योंकि आभासी से शुरुआत करनी चाहिए हमें। और ये दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब दर्पण के पीछे ठीक है। अब आवर्धित है, इसमें आवर्धित नहीं होगा। ठीक है, आवर्धित नहीं होगा तो बचा कौन सा ऑप्शन, आपका नंबर बी। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब इससे संबंधित 3-4 बातें ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो नंबर बाई नंबर 4। देखो सबसे पहले बात करेंगे, अगर ऐसे ये दर्पण रखा है आपका, है ना, अगर ये दर्पण रखा है और कोई वस्तु अगर दर्पण के पीछे बी वेग से है तो सामने से आती हुई जो वस्तु है वो 2b वेग से आती हुई प्रतीत होती है। ये ध्यान रखना। अगर थीटा है तो 2 थीटा से रहेगी। ठीक है, और एक चीज़ कि जैसे मान के चलो आपको ये कोई दर्पण है, अगर इस दर्पण का पूरा प्रतिबिंब आप देखना चाहते हो तो इसके आधे, यानी ये मान के चलो 4 mm का है या 4 मीटर का है, तो ये आपको 2 मीटर का क्या लेना पड़ेगा, दर्पण लेना पड़ेगा, जिससे का पूरा प्रतिबिंब है वो आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। यानी पूरे दर्पण का कितना लेना पड़ेगा, आधा भाग, जिससे पूरा पीछे का प्रतिबिंब है वो पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। अगर आपको ऐसे चाहिए कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए सूत्र मैंने बताया था, प्रतिबिंबों की संख्या के लिए सूत्र होता है
360 बटे थीटा। अब 360 बटे थीटा तो होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मान है वो सम आता है तो सम नहीं होना चाहिए। अगर सम होता है तो उसमें से एक घटा देंगे, क्या कर देंगे, एक घटा के और उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दर्पण से संबंधित सभी जानकारियाँ अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा, यानी जो स्वस्थ मनुष्य है वो कितनी ध्वनि है वो सुनने के लिए वैध रहता है। तो एक तो है 10 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 10 से 2,000, 20 से 20,000, 20 से 2 लाख। तो आपको सबको पता होगा ये क्या, 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना। और ये आपको सब पता ही है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मैंने अब तक कराए हैं क्वेश्चन, ये आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर करना है, जिससे सभी दोस्तों के पास शेयर जैसे उनको पता चले, है ना। तो आज की सीरीज़ है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट जो सीरीज़ है अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर एक बार नए यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।